नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पूर्ण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पंकज। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि आज हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए सेल्फ असेसमेंट की बातें इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है। लेकिन आपका सवाल रहेगा कि सर, अगर हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेल्फ असेसमेंट जरूरी क्यों है? वाई? हम क्यों इस सेल्फ असेसमेंट को करें? इस समय में हम अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। सिलेबस में जो भी बुक्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनके अलग-अलग बुक्स पढ़ सकते हैं। इसकी तैयारी में जो समय हम लगा सकते थे, उसके समय में हम सेल्फ असेसमेंट क्यों करें? तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, तो वाजिब है, आना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आप क्यों सेल्फ असेसमेंट करें, इसकी बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? व्हाट? सेल्फ असेसमेंट में हम क्या-क्या करेंगे, इसकी बातें भी हम आगे करेंगे, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ केसेस देना चाहते हैं। आप इन केसेस को आराम से देखिए, समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 पर्सन है, पहला पर्सन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ, ठीक है? इनके केसेस हम लेंगे। भाई, जो नंबर 1 है, इनकी क्या बात है कि ये तो बिना सेल्फ असेसमेंट किए ही तैयारी शुरू कर दिए और 2-3 साल रगड़ के तैयारी करे। फिर 2-3 साल बाद इनका कहना है कि हमारा अब इसमें मन नहीं लग रहा है, हमारे लिए ये नहीं है, हम ये नहीं कर पाएँगे। अब फ्रस्ट्रेट हो गए और दूसरा रास्ता तलाशने लगे कि अब हमें क्या करना है। तो फैमिली से भी इनको गालियाँ मिली, सोसाइटी भी इनको बोली कि अरे बहुत ही आईएएस ऑफ़िसर बनने चला था, अधिकारी बनने चला था, कुछ नहीं कर पाया, देखो चला आया वापस। तो लोग तरह-तरह की बातें करने लगे। अब चलिए दूसरे पर्सन की बातें सुनते हैं। इसने भी तैयारी करी, पढ़ना शुरू किया, सिलेबस पढ़ा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन भाई साहब की भी वही हालत थी। जब इनसे बोल दिया जाता था कि भाई चलो, जो पढ़े हो उसको समझा दो, तो इनकी हालत बहुत बेकार हो जाती थी। बोल ही नहीं पाते थे। इनको कई बार ट्राई कराया गया, लेकिन फिर भी ये बोल नहीं पाए, अपनी बातों को ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाए और फिर बोले कि भैया हम ये नहीं कर पाएँगे, ये भी भाग लिए, ये भी नहीं कर पाए। तीसरे बंदे थे, ये भी बढ़िया सोसाइटी से देख कर के गए, बढ़िया रील्स देखा, मूवीज़ देखी, घर परिवार से पता चला कि भैया आईएएस बहुत कड़ी चीज़ होती है, हम आईएएस ही बनेंगे, आईएएस ही बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे बाकी। तो ये भी जो है मूवीज़ देख कर के, घर परिवार की बातें मान कर के दिल्ली पहुँच गए, तैयारी करने लगे आईएएस की, मतलब यूपीएससी की। तो तैयारी करते गए, करते गए, करते गए, इन्होंने खूब तैयारियाँ करी। पहला अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। इसी तरह कोई भी इनका अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। फाइनल खलास, सारा अटेम्प्ट इनका वेस्ट हो गया। मज़े की बात ये है, इनका प्रीलिम्स तक नहीं निकला। ये भी सोसाइटी से गाली खा कर के निकल लिए। फिर चौथे की बात कर लेते हैं। ये भी सेम मोटिवेशन इनका भी था। ये मोटिवेशन पा करके पढ़ना शुरू किए, प्रीलिम्स के लिए पढ़े, मेंस के लिए पढ़े, इंटरव्यू की तैयारी करे और बाय चांस इनका हो गया और ये बन गए आईआरएस।
लेकिन भाई साहब ये सपने देख कर के गए थे आईएएस की, कि हमको आईएएस बनना है। अरे आईएएस ना बन सके तो हम विदेश में जाएँगे आईएफएस बनने में। दोनों भी इनको नहीं मिली, इनको मिल गई आईआरएस। सपने तो देख कर के गए थे कि एकदम आईएएस अधिकारी बनेंगे, नहीं मिली। इन्होंने कहा कि भैया अब हम जॉइन ही नहीं करेंगे, हमको आईएएस बनना था, हमको आईआरएस बना दिया गया, तो जॉइन ही नहीं करेंगे। इन्होंने जॉइन ही नहीं किया, फिर से इन्होंने एग्ज़ाम दिया, फिर भी इनका जो है दूसरे में हो गया, इस बार आईआरटीएस बन गए, आईआरटीएस। मतलब इसी तरह अलग-अलग सर्विसेज़ जो हैं, इनको मिल गई। लेकिन किसी भी बार ये आईएएस नहीं बन पाए। फाइनली इन्होंने कहा कि भैया हम दूसरा एग्ज़ाम देखेंगे, हम भई ये एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, हम दूसरा अपना करियर देखेंगे, ये हमसे नहीं होने वाला है। 5वें व्यक्ति थे जो, ये भी मोटिवेशन दे के गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर सेल्फ असेसमेंट किया कि भैया हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एटीट्यूड, हम क्या बनना चाहते हैं, इस सर्विसेज़ में यूपीएससी में क्या-क्या सर्विसेज़ हैं, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सारा चीज़ इन्होंने देख कर के गए, तैयारी शुरू की, सिलेक्शन भी हुआ और सिलेक्शन होने के बाद इनको अपने वर्क में मज़ा भी आने लगा। तो बताइए कि इन पाँचों केसेस में आपकी स्थिति क्या है? ये जो 4 महाशय हैं ना, ये या तो फैमिली, या तो सोसाइटी, या तो मूवीज़ देख कर के मोटिवेशन से यूपीएससी एग्ज़ाम देने चले गए थे, लेकिन अपना प्रॉपर असेसमेंट इन्होंने किया ही नहीं था। तो समय के साथ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, ये इस सर्विस में आपको कई साल गुज़ारने होते हैं और तैयारी में भी आपको 2-3 साल लग ही जाते हैं। तो ये शॉर्ट कट रास्ता तो है नहीं। इसमें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है एग्ज़ाम में जाने के लिए भी, और जब सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सर्विस आपको यही करनी पड़ेगी। तो भैया इन सभी ने प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया था चारों ने, 5वें ने किया तो बढ़िया मज़ा मार रहा है और उसको सर्विस में भी मज़ा आ रहा है। तो इसीलिए आपके हज़ारों घंटे, आपके हज़ारों आपके हज़ारों घंटे बच जाएँ, वेस्ट ना हों, सही डायरेक्शन में जाएँ, उस समय का दूसरे स्किल्स या करियर में आपका यूज़ हो, आपके अंदर एक डिमोटिवेशन ना आए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस मैदान में उतरने से पहले अपनी क्षमताओं का एनालिसिस कर लें, अपने एटीट्यूड का असेसमेंट कर लें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट करवा रहे हैं। अब आपको इस असेसमेंट का महत्व पता चल गया होगा कि ये भाई बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक लकड़हारा था, उससे किसी ने पूछा कि भैया तुम लकड़ी काटने से पहले इतने समय करते क्या हो अपने कुल्हाड़ी के साथ? तो उसने कहा कि भैया लकड़ी काटने से पहले हम अपने कुल्हाड़ी की जो धार है वो तेज़ करते हैं, जिससे कि जब हम लकड़ी काटने जाएँ ना तो वो जल्दी-जल्दी कट जाए, और जो धार तेज़ नहीं करता है, वो कम धार से लकड़ी काटता है, उसको मेहनत ज़्यादा लगती है, उसको समय ज़्यादा लगता है और प्रॉपर लकड़ी भी नहीं कटती है, थक-हार के चला जाता है और कोई अच्छा रिज़ल्ट आता नहीं है। इसीलिए लकड़ी काटने से पहले यानी यूपीएससी की तैयारी में जाने से पहले ये सेल्फ असेसमेंट यानी कि आपको कुल्हाड़ी की धार तेज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो धार तेज़ कैसे करेंगे? धार तेज़ ऐसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने आप को समझेंगे, अपनी मोटिवेशन को समझेंगे कि आप क्यों इस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं? क्या आपके अंदर वैसी क्वालिटी है? आपका एटीट्यूड वैसा है जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रेफर्ड है? एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी इस सर्विस के लिए ज़रूरी है?
तो चलिए इसी के लिए हम ये असेसमेंट करेंगे। तो चलिए ये जो असेसमेंट है, इसको करने के लिए हमें 2-3 बातें बहुत ध्यान में देनी पड़ेंगी। पहली बात तो आप जो है 10, 15, 20 मिनट अकेले आराम से बैठिए, जहाँ पे कोई शोर ना हो, जहाँ आप प्रॉपर मनन कर पाएँ, इन क्वेश्चन्स के अच्छे से जवाब दे पाएँ, तो ऐसी जगह पर बैठ जाइए। दूसरी बात, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। देखिए, अगर आप सवालों के जवाब सही ईमानदारी से नहीं देंगे, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपने जो केसेस देखे हैं, उनके साथ हुआ है। तो यहाँ पे मार्किंग सिस्टम है, अगर एस है तो 2 पॉइंट और मे बी है यानी कि आपको लग रहा है असमंजस है तो 1 पॉइंट, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट ईच क्वेश्चंस के मिलेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, अलग-अलग हमने यहाँ पे सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे कि मोटिवेशन एंड पर्पस। पहला सेक्शन यही है कि आपका इस एग्जाम में आने के लिए मोटिवेशन क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो चलिए देखिए, पहला ये है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पे आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मीडियम में हो, इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए हम यहाँ से इसको करते हैं। आपका जेन्युइन डिज़ायर है सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी की सेवा करने के लिए और मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने का क्या आपका इच्छा होता है? आपका डिज़ायर है? अगर हाँ, तो कीजिए येस, और अगर नहीं तो कीजिए नो। मेबी अब इसको टेस्ट करने के लिए हो सकता है कि आपको लगता है कि हाँ, हमें सोसाइटी की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने के लिए आप ये चेक करिए कि पिछले 1 आध महीने में आपने कितनी बार ऐसा कोशिश किया है कि जो आप दूसरों के लिए, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए आगे आए हैं? या आप किसी गरीब की, पुअर पर्सन की हेल्प किए हों, या फिर आप किसी एनजीओ में गए हों, वहाँ पे जो भी एसोसिएटेड वर्क हैं, उसमें पार्टिसिपेट किए हों, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किए हों, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में लाता है। ठीक है? तो अगर नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका नो ही है। क्योंकि देखिए, सोसाइटी में इम्पैक्ट लाने की जब हम बात करते हैं, तो रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज तक आपने सिर्फ़ सेल्फ़ के लिए काम किया है, सोसाइटी के लिए कभी सोचा ही नहीं है, तो अब आपको सोसाइटी के लिए सोचने के लिए फ़ोर्स करना पड़ेगा और आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। जब तक दिल से ना निकले, तब तक ये काम होता नहीं है। और ये चीज़ इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको हमेशा लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, जो भी गवर्नमेंट नियम कानून बनाएँगे, उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों की लाइफ़ को बेटर करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एटीट्यूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आगे, आई एम पैशनेट अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस चैलेंजेस। तो ये बताइए कि जो कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक और गवर्नेंस चैलेंज हैं, इसके लिए आपने कभी सोचा है? कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देख लेते हैं, आर्थिक समस्या को देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है, तो क्यों है? इस गरीबी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू?
हम क्या कर सकते हैं? इसमें आपका रोल क्या है कि आप गरीबों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? कभी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसमें कि गरीबों की हेल्प हो सके? इसी तरह गवर्नेंस में, शासन में कि यार आपके ज़िले में, आपके नगरपालिका में, आपके गाँव में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आपने कभी सोचा है कि यार मैं ऐसा कलेक्टर होता, मैं जिला नगर निगम आयुक्त होता या फिर मैं पटवारी होता या फिर मैं कुछ होता जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो मैं क्या करता? कभी आपने ऐसा सोचा है? इसी तरह सोशल प्रॉब्लम जैसे कि जाति प्रथा हो गई या फिर छुआ-छूत हो गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपने कभी इसको दूर करने के लिए सोचा है? उसमें क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? इसके बारे में आपने सोचा है? अगर हाँ, तो यस कीजिए, अगर नहीं है, तो नो कीजिए। तो मैं अभी दोनों के लिए यस कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड कंट्रीब्यूट टू अ नेशन बिल्डिंग। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग। पॉलिसी मेकिंग क्या होता है? आप सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। जब आप इसमें एंट्री लेवल पे जाएँगे, जैसे कि जब आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो आपको लगभग 23 सर्विसेज़ अलॉट होंगी। उनमें से बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग करने का अनुभव प्राप्त होगा और कुछ में पॉलिसी मेकिंग करने का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जब आप सीनियर हो जाते हैं, तो आपको पॉलिसी मेकिंग अपने-अपने क्षेत्र में करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कभी आपने पॉलिसीज़ को देखा है अलग-अलग जो जैसे एजुकेशन पॉलिसी हो गई, यूथ की पॉलिसी हो गई या फिर सिक्योरिटीज़ में जो भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, अलग-अलग जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट बनाती है, क्या आपने कभी उसको चेक किया है? उसको पढ़ा है? नेशन अपने देश को बनाने के लिए देश को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, देश को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इस पे कभी आपने विचार किया है? इसमें कभी 1 आध 2 घंटे अपने इसके लिए समय निकाला है? अगर हाँ, तो इसके लिए यस कर दीजिए, अगर नहीं, तो फिर नो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर रहिए। अगर अभी प्रेज़ेंट को आप चेक करना चाहते हैं, तो अपने पिछले कुछ समय की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उसको जज कीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आकर के आप ये असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे कुछ समय पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल, 2 साल, आपने कभी इस बारे में ध्यान से विचारपूर्वक बैठा है, इस पे सोचा है कि यार हम ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा? इसमें बहुत ईमानदारी रखिए, ठीक है? अगर आपने सोचा है तो यस कीजिए, बाकी नो करिए। इसी तरह 4th है द प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस आर इम्पोर्टेंट बट नॉट माय प्राइमरी मोटिवेशन। देखिए प्रेस्टीज मतलब कि आपको रुतबा मिलेगा, सोशल स्टेटस मिलेगा, आपको सामाजिक पहचान मिलेगी, लोग आपको अ, बहुत इज़्ज़त करेंगे। जो आपको नहीं जानता है वो भी आपसे रिश्ता लगाने की कोशिश करेगा कि भाई ये हमारे मौसी का, लड़के का, फूफा का, ऐसे कुछ मतलब जो भी है आपसे पहचान बनाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये सब आपके लिए मायने रखता है या फिर ये आपकी प्राइमरी मोटिवेशन नहीं है? प्राइमरी मोटिवेशन मतलब आपके पहले स्तर पे क्या है कि आपको नेशन बिल्डिंग फर्स्ट आएगा, नेशन की सर्विस फर्स्ट आएगा, फिर बाद की बातें ये सब हैं, ये बाद की बातें हैं। अगर ये नहीं भी होंगी, तो भी आप ये काम करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यस, तो ठीक है, मेबी, नो जो भी है, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं करूँगा भाई। तो ये हो गया यस। फिर आगे की बात करते हैं। आई हैव थॉट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर आई वांट टू बी एंड व्हाट चेंजेस आई वांट टू ब्रिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं किस तरह का ऑफिसर बनूँगा?
किस टाइप के परिवर्तन मैं लाऊँगा अगर ऑफ़िसर बन गए तो? क्या कभी ऐसा दिमाग में आया है कि यार अगर मैं कलेक्टर बनूँगा, तो ऐसा कलेक्टर बनूँगा कि जो भी जनता है उनकी हर एक समस्याओं को दूर करूँगा। किसी को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको योजना का लाभ दिलवाऊँगा। जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है, उसको मैं फ़ोर्स करूँगा, उसको मैं डिसिप्लिन में लाऊँगा कि वो काम करे। उसको मैं गाइड करूँगा कि भैया तुम पब्लिक सर्विस में हो और तुम्हें पब्लिक पब्लिक का ध्यान देना पड़ेगा ही। तो किस तरह के आप ऑफ़िसर बनना चाहते हैं, इस पर कभी विचार किया है? अगर सर्विस में आने के बाद क्या परिवर्तन लाना है, इस पे आपने नहीं सोचा है, तो भैया सीधे कर दीजिए नो। अगर सोचा है तो कर दीजिए येस, फिर आगे बढ़ जाइए। माई डिसीजन नॉट सोलली ड्रिवन बाय फैमिली प्रेशर और अ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। देखिए, ये बहुत ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में तभी आते हैं जब उनको फैमिली का प्रेशर होता है, या फिर समाज का एक्सपेक्टेशन होता है कि यार इनका फलाने का लड़का तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो हमारा लड़का तो बनेगा सीधे आईएएस बनेगा। इससे नीचे तो कुछ बनेगा ही नहीं, आईएएस ही बनेगा। तो क्या आपको ऐसा चीज़ फेस करना पड़ रहा है, इसलिए आप इस सर्विस में आने का डिसीजन ले रहे हैं? अगर ऐसा है, तो फिर आप सीधे कर दीजिए यस, और नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है? चलिए, फिर 7th है, आई एम विलिंग टू वर्क इन अ रूरल एंड रिमोट एरियाज़ अवे फ्रॉम मेट्रो कम्फर्ट। मेट्रो मतलब जो शहरी इलाका है, और रूरल एंड रिमोट एरियाज़ मतलब गाँव और दूरस्थ इलाके में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं अ, ऐसी जगह पोस्टेड कर दिया जाए जहाँ पे ना बहुत सुविधा हो, रहने खाने की इतनी बेहतरीन व्यवस्था नहीं हो जैसे कि भोपाल में होती है। तब भी क्या आप वहाँ पे रहेंगे और काम करेंगे? क्या आपको इतने ऐशो-आराम नहीं मिलेंगे, जैसे गाड़ी, और उतने लोग नहीं मिलेंगे आपको हेल्प करने के लिए जो नौकर-चाकर होते हैं, तब भी आप काम करेंगे? अगर हाँ है, तो यस कर दीजिए। इसी तरह, आई अंडरस्टैंड दैट पावर कम्स विथ इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट। देखिए, आपको यूपीएससी में अलग-अलग जो सर्विसेज़ मिलेंगी, उसके साथ आपको पावर मिलेगी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए। जिससे कि आप पब्लिक सर्विस अच्छे से कर पाएँ और अपने पावर का यूज़ करके लोगों की मदद कर सकें। इसके लिए तो पावर आपको खूब मिलेगी। लेकिन पावर के साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप आईपीएस ऑफ़िसर हैं। एज़ अ आईपीएस ऑफ़िसर आपके अंदर कई सारे पुलिस अधिकारी काम करते होंगे, और हो सकता है कि आपके ज़िले में कुछ भगदड़ हो गई हो। अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक अभी अभी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर-मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ की थी। धीरे-धीरे सोनम वांगचुक के साथ-साथ जो अपोज़िशन है, और जो भी और भी पार्टियाँ हैं, वो जुड़ती जा रही हैं। स्टूडेंट बाहरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पुलिस है, वो बच्चों को मार रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियोज़, वो बच्चों को कैसे मार रहे हैं, किसी के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो उनके पास तो पावर है कि इनको भैया सीधे हटाओ यहाँ से, जो भी करना पड़े। लेकिन सिर्फ़ इसीलिए तो आप यूपीएससी में नहीं गए हैं कि पावर का आप जैसे भी यूज़ कर सकें, क्योंकि पावर आपको मिली है पब्लिक सर्विस के लिए, और आप पब्लिक को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि भैया अपनी पावर का सही तरीके से यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको लोग सराहना करें, आपके लिए लोग बोलें कि भैया ये ऑफ़िसर बहुत अच्छा था।
इसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। हमारी प्रॉब्लम्स को इसने सॉल्व किया। ना कि आपके जाने के बाद आपको पीठ पीछे गाली दें कि ये इतना भ्रष्टाचारी था, इतना घूस लेता था और कोई भी प्रॉब्लम का सही तरीके से समाधान नहीं करता था। तो सोचिए कि अगर यस है, तो यस कीजिए और ना है तो ना कीजिए सीधे। फिर आई एम प्रिपेयर टू फेस पॉलिटिकल प्रेशर व्हाइल मेंटेनिंग माय इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा होता है। और पॉलिटिकल प्रेशर ये ऐसा सर्विस है जहाँ पे आपको एक क्रम में काम करना होता है। जैसे हमारे यहाँ जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, एक होता है परमानेंट यानी स्थायी और एक होता है अस्थायी। एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। स्थायी में क्या आते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। और अस्थायी में कौन से आते हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है। अब पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, जो अस्थायी, क्योंकि उन्हें जनता सीधे चुन करके भेजती है। जनता सीधे चुन करके इलेक्ट करके भेजती है। पीपल डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। पीपल इलेक्ट करता है, इलेक्शन करता है। और अगर नेशन की बात करें, देश की बात करें, तो यहाँ पे सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्य की बात करें तो वहाँ पे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सांसद और विधायक चुन करके जाते हैं। और ये सांसद और विधायक मंत्री बनते हैं बाद में अपने अपने डिपार्टमेंट के। और एक प्रधानमंत्री बनता है केंद्र में और एक मुख्यमंत्री बनता है राज्य में। तो जनता इनको काम करने के लिए चुनती है और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन ये एक और काम करते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, जैसे कि संसद में। और यहाँ पे ये लोग मिल करके, जो भी विधायक वगैरह हैं, सांसद वगैरह हैं, ये अपने अपने जो भी सभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पे जाकर के क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। और इसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है सिविल सर्वेंट्स का। तो जनता की अपेक्षाएं सीधे इनसे जुड़ी होती हैं और ये आपकी मदद से, यानी कि इनकी मदद करने के लिए आप होते हैं। तो अगर कई बार हो हो सकता है कि इनमें से जो विधायक है वो गलत काम करने के लिए आपको बोल दे और आपका भी फायदा इसमें दिखे, तो आप गलत काम कर दें और घूस ले लें। और दूसरी बात, आप पॉलिटिकल प्रेशर को फेस कर लेंगे, भैया तुम कुछ भी करो, हमारी इंटीग्रिटी कहती है कि हम बेईमानी कभी करेंगे नहीं, चाहे तुम जो भी कर लो। क्योंकि इनके पास पावर होती है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कि वो आपका ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो क्या आपको ये प्रेशर कैसे हैंडल करना है? अभी क्या होता है आपके लाइफ़ में कि कुछ ऐसा हो जाता है तो आप कैसे उसको डील करते हैं? तो यहाँ पे इतने बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो क्या आप इसको फेस कर पाएँगे? तो मे बी है तो मे बी कर दीजिए, येस है तो येस कर दीजिए। Even if civil services had no social status, I would still want to career this career for the work itself. क्या आप सिर्फ काम करने के लिए, अगर मान लीजिए कि इसमें आपको कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठा ना मिले, तो क्या आप सिर्फ इस काम के लिए ये करियर चूज करेंगे? अगर सवाल है हाँ, तो ऑफ कोर्स आप आगे जाइए और दूसरे सेक्शन में बढ़िए। तो नेक्स्ट सेक्शन है, कौन सा छूट रहा है भाई? देखो यहाँ पे ये वाला छूट रहा है। चलो भाई मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और नेक्स्ट सेक्शन।
तो एक सेक्शन हो गया कि आपका मोटिवेशन क्या था, दूसरे सेक्शन में जाते हैं पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। इसको भी प्रॉपर्ली आपको जवाब देना है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है। आपको देश के बारे में पढ़ना होता है, देश में क्या चल रहा है, आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी पड़ती है कि यार विदेश में क्या चल रहा है। उसके बाद आपको पॉलिसी बहुत सारी पढ़नी पड़ती है। आपको बहुत सारे जो भी घटनाएँ हैं, करंट इवेंट उसको पढ़ना पड़ता है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपको एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एथिक्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए और करंट अफ़ेयर से अपडेट रहने के लिए आपको अच्छा लगता है कि नहीं? आपका मन पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है इसको हम जानें? आपको देश की इकोनॉमी कैसी है? जीडीपी क्या होता है? भारत में ग्रोथ हो रहा है कि भारत नीचे जा रहा है? रेपो रेट आरबीआई जब लाता है तो आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है? या फिर जो भी पॉलिटिकल घटना अभी करंट में हो रही है, जैसे कि अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करना क्या हमारा राइट है कि नहीं है? इस बारे में आपको जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? तो ये सब अगर आप जेनुइनली आपको अच्छा लगता है जानने के लिए, तो ऑफ़ कोर्स आप आगे बढ़िए और नहीं तो आप नो कर दीजिए। आगे ब आगे बढ़ के फिर आप जो है इस क्वेश्चन पे आइए। आई कैन मेंटेन कंपोज़र एंड मेक रेशनल डिसीजन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। क्या आप एक्सट्रीम प्रेशर में अपना कंपोज़र मेंटेन कर सकते हैं और रेशनल डिसीजन ले सकते हैं? जैसे कि पिछली उसमें था। ये दोनों जो पिछला सेक्शन था और ये आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर मान लीजिए दंगा हो गया आपके ज़िले में, आप आईएएस ऑफ़िसर हैं, उसमें आप परेशान हो गए, तो फिर आप कैसे ज़िले को चलाएँगे? अगर आप उसको अच्छे से बिना परेशान हुए रैशनल डिसीज़न ले सकते हैं कि भैया इ इसमें ये करना चाहिए, अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आप बोल सकते हैं कि यार ये करो, इसको मैनेज करो, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ नो कर दें, आगे बढ़िए। आई एम कंफर्टेबल इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आपको कई हो सकता है कि आपका जो पोस्टिंग है ऐसी जगह हो जाए, जहाँ पे अलग-अलग टाइप के लोग रहते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, कैसी भी जनसंख्या आपको मिल सकती है। गरीब मिल सकती है, अमीर मिल सकती है, पुअर मिल सकती है, रिच मिल सकती है। कल्चर उनका अलग हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख, ईसाई हो सकते हैं, तो किसी भी कल्चर के लोग हो सकते हैं। तो क्या आप इनके साथ बात करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए आपको कंफर्टेबल महसूस होगा कि नहीं होगा? अभी आपको कैसा लगता है? आप हिंदू, मुस्लिम और जो जाति व्यवस्था है अलग-अलग टाइप के लोगों के साथ काम करने में आपको कैसा फ़ील होता है? आपने कभी उनसे बात किया है? तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है? अगर आपको कंफर्टेबल है कि हाँ भाई, हम इन सब में डिवाइड नहीं करते हैं, हम इंसान मानते हैं। कोई भी हो, है तो इंसान ही, हम उसके लिए काम करेंगे। तो फिर येस दबा दीजिए यहाँ पे, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। आई पोसेस्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल इन माय चूज़न मीडियम। अगर मान लीजिए आप हिंदी से कर रहे हैं, तो अच्छा हिंदी आपको आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अच्छा इंग्लिश आना चाहिए, जिससे आप कम्युनिकेट कर पाएँ उस लैंग्वेज में। जैसे कि जब आपका इंटरव्यू होगा, तो जो भाषा आपने चूज़ करी है, अगर मान लीजिए कि हिंदी चूज़ की है, तो आपको वहाँ पे हिंदी से बात करना पड़ेगा। जो भी बोर्ड के लोग होंगे, उनके सामने आपको अपनी बात प्रॉपर्ली, सही तरीके से
रखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं रख पाए तो आपको दिक्कत होगा, आपका मार्क्स कम आएगा। अगर आप इंग्लिश में हैं तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है? इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश समझना आना चाहिए। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है? अगर आपकी ठीक नहीं है, तो आप नो कर दीजिए। अगर आपको ऐसा है कि कुछ है, कुछ नहीं है, इम्प्रूव करना है, तो मे बी कर दीजिए। तो मेरी तो है, तो मैं येस कर देता हूँ। फिर आई कैन एम्पैथाइज़ विथ अदर्स प्रॉब्लम व्हाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए, एम्पैथी क्या होती है और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए, आपके ऑफ़िस में एक पर्सन आया, जो कि लगभग 85 साल का था। उसके पास पैसे नहीं हैं अपने घर के खर्च चलाने के लिए, उसके 4 लड़के हैं, उसकी पत्नी है और वो आपके पास आ रहा है और बोल रहा है कि साहब, हमको कुछ पैसे की अगर मदद हो जाती, हमारे पास खाने का राशन नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं, पैसा नहीं था, तो इसलिए उनको भी नहीं पढ़वा सके। अब 80 साल के हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनकी हेल्थ भी खराब है, उनके बच्चे मदद नहीं करते हैं, उनके नाती-पोते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी इनके पास है, स्वास्थ्य खराब है, दवाइयाँ कैसे मिलें, घर भी नहीं है। तो ये अपनी प्रॉब्लम आपके साथ बता चुके हैं। अब एम्पैथाइज़ मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए कि उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, फ़ील कीजिए। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसा डिसीज़न मत कर दीजिए कि कई बार आपको लगता है कि यार हम अपने जेब से पैसे दे दें, हम अपने जेब से घर बना दें। तो आप प्रोफ़ेशनल ऑब्जेक्टिविटी भी रखिए कि यार जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, योजनाएँ गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, क्या इनसे इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? क्या वहाँ पे कोई एनजीओ है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं? तो उनके माध्यम से इनकी मदद हो सकती है। क्या हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं? उसको कर के इनकी सहायता कर सकते हैं। तो क्या आप ये अगर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, तो फिर करिए यस। अगर आपको लगता है कि भैया हम नहीं कर पाएँगे, ये क्या आ गया अपनी समस्या लेकर के रोज़ ऐसे आते रहते हैं, भागो यहाँ से, तो फिर करिए नो भैया, आप नहीं कर पाएँगे। फिर नेक्स्ट है आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड लीडरशिप क्वालिटीज़ इन एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। लीडरशिप क्वालिटीज़, क्या आपने कभी नेतृत्व क्षमता अपना दिखाया है, चाहे स्कूल में है, क्लास मॉनिटर बने हों या फिर कॉलेज में किसी गेम्स को लीड किए हों या फिर अपने क्लास को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने हों या फिर कोई और लीडरशिप क्वालिटी आपने दिखाई हो, कोई प्रोग्राम्स हो रहा है उसमें आपने लीड किया हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई लीडरशिप, आप मैनेजर हैं, आप कंपनी को लीड कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में आप अपने बच्चों को, अपने माता-पिता को कैसे हैंडल करते हैं और अपने आस-पास के लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, वहाँ पे अगर कहीं आपको लीड करने का कोई मौका मिला है, तो आपने किया है कि नहीं? अगर किया है, तो येस कीजिए और नहीं किया है, तो नो कीजिए। हमने किया है, इसलिए येस कर दे रहे हैं। फिर आई एम इंटेलेक्चुअली क्यूरियस एंड एन्जॉय लर्निंग अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स। अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है? आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल, जो सोसाइटी के सब्जेक्ट्स हैं या फिर एथिक्स या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल लॉज़ हो गए, ये सब पढ़ने में कैसा लगता है? तो अगर ये सब पढ़ने में आपको मज़ा आता है, तो आप कीजिए यस। अगर आपको मज़ा नहीं आता है, भई आपको जानने की इच्छा भी नहीं होती है कि यार ये सब हमें नहीं जानना है, तो फिर नो कीजिए, आगे बढ़िए। आई कैन हैंडल एम्बिग्यूटी एंड मेक डिसीजंस विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये सर्विसेज़ ऐसी होती हैं, सिविल सर्विसेज़, इसमें कई बार आपको ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि आपको कुछ ऐसे
अवसर हो जाते हैं कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, आपको प्रॉपर वहाँ से आदेश होता नहीं है कि ये करना है, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट एक डिसीजन लेना होता है विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के। तो क्या आपने कॉमन सेंस से अ, जो आपका सहज बुद्धि है उसका यूज़ करके आप क्या डिसीजंस को ले सकते हैं? कई बार आपके लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी कि आप ऐसे डिसीजन अ, ले लेते हैं कि जो आपके आने वाले लाइफ को बेकार कर दे, या फिर ऐसे डिसीजन ले लिए कि जो आपके आने वाले लाइफ को बेहतर कर दे। क्योंकि आपको अपने फ्यूचर की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तो कभी होती नहीं है, या पास्ट में भी ऐसा कोई घटना घटा नहीं है। तो क्या आप ऐसे एम्बिगुइटी को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ आगे बढ़िए। आई हैव स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज़ एंड कैन स्टैंड फर्म अगेंस्ट करप्शन या रॉन्ग डूइंग। इसमें जीएस पेपर 4 का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको एथिक्स पढ़ाया जाता है। तो क्या आप कोई करप्शन है या कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप खड़े होते हैं? अभी आप देख लीजिए, कभी आपने आवाज़ उठाई है, कभी बातचीत किया है, कभी उसके बारे में सोचा है? अगर सोचा है, तो यस कीजिए। उसके लिए आपने प्रयास किया है, तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो करिए, ठीक है? तो आप देखिए, ये 2 जो सेक्शन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले और दूसरे, आपका मोटिवेशन क्या है इस सर्विस में आने के लिए, और आपकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड कैसा है इस सर्विस के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ही ईमानदारी से कीजिए और तभी आगे बढ़िए, ठीक है? हो सकता है आपको मल्टीपल क्वेश्चन में आपको नो देखने को मिले, नो देखने को मिले कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अभी आप रुकिएगा नहीं, यहाँ पे आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाइए। अब अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है? इस एग्ज़ाम के लिए आपका रेडीनेस, प्रिपरेशन रेडीनेस कैसा है? वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो क्या आप अभी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसको आपने समझा है? आपने यूपीएससी की वेबसाइट में जाकर के जो यूपीएससी नोटिफ़िकेशन निकालता है, इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या आपने कभी समझा है? अगर समझा है तो यस कीजिए, और नहीं समझा है तो नो कर दीजिए। फिर आई हैव 12 टू 18 मंथ्स अवेलेबल फॉर फोकस्ड प्रिपरेशन। क्या आपके पास इतना समय 12 से 18 महीने का समय है फोकस्ड प्रिपरेशन करने के लिए? क्योंकि आपको इसमें लगभग 25 प्लस छोटे-मोटे छोटे या बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इतने अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, उनको पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या आपके पास इतना समय है कि आप पूरे सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ? क्योंकि इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी 12th पास हुए हैं, अभी जस्ट 12th पास हुए हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर पीजी कर चुके हैं, या फिर अभी आपका वर्किंग है, तो आप 28-30 साल के हैं, या फिर आप और भी ज़्यादा एज के हैं। तो उस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास समय अवेलेबल है कि नहीं। जो अभी 12th में होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, पीजी, उनके पास समय होगा प्रॉपर, तो आप लोग दे सकते हैं। तो है तो यस कीजिए। फिर क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, कई कई महीनों का समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस होने चाहिए, जो 2-3 सालों के लिए सस्टेन कर सकें। आपको अगर फैमिली से सपोर्ट मिलता है, तो ठीक है। अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो भी ठीक है। अगर फैमिली से भी नहीं हो पाता है, आप भी नहीं अर्न कर पा रहे हैं अभी, तो फिर यहाँ पे नो कर दीजिए। मैं येस कर देता हूँ, आपकी जो कंडीशन है, वहाँ पे आप मेंशन करिए। फिर आपकी फैमिली क्या आपके यूपीएससी तैयारी के डिसीजन के लिए सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, सपोर्टिव है कि नहीं है? अगर यस है, तो हाँ कर दीजिए, क्योंकि देखिए, ईमानदारी रखिए, ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है 1 दिन का, इसमें आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी।
कई बार आप फेल हो सकते हैं। कई बार आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, कई बार आपका मेंस नहीं निकलेगा, कई बार आपका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। कई बार इसमें आप फेल होंगे। फिर भी आपको कोई चाहिए आपके फैमिली में जो आपको सपोर्ट कर पाए, आपके पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट करें, कोई बात नहीं बेटा, करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके भाई हैं, आपकी बहन हैं, आपके मम्मी-पापा हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट करता है, तो करिए येस, ठीक है? और नहीं है तो करिए नो। आई हैव आइडेंटिफाइड अ सूटेबल ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन माय बैकग्राउंड या इंटरेस्ट। अगर आपने अभी बीएससी या बीए या ग्रेजुएशन किया है, आपका सब्जेक्ट जो भी रहा हो उसमें कौन-सा आपका सब्जेक्ट है और आप जो यूपीएससी का नोटिफ़िकेशन देखे हैं उसमें कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें चूज़ करने होते हैं। तो आपने अभी आइडेंटिफ़ाई किया है कि नहीं? अगर किया है तो येस कीजिए, अदरवाइज़ नो करिए, आगे बढ़िए। फिर आई कैन डेडिकेट 8 टू 10 आवर्स डेली फॉर स्टडीज़ कंसिस्टेंटली। क्या आप लगातार 8 से 10 घंटे या फिर अ, 5 से 6 घंटे, 7 घंटे दे सकते हैं? अगर इतना नहीं दे सकते हैं, तो मे बी कर दीजिए, नो कर दीजिए या फिर येस कर दीजिए। जैसा भी आपका समय है, उसके हिसाब से कर दीजिए, ठीक है? आई हैव डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट अवेलेबल, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही फ़ोकस्ड पढ़ाई करनी होती है, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, जहाँ पे आप अच्छे से फ़ोकस कर सकें, ठीक है? तो जैसा भी है, आप यहाँ पे येस कर दीजिए या नो कर दीजिए। आई पोसेसेस गुड टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गनाइजेशन स्किल, क्योंकि देखिए, आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। मेंस का एग्ज़ाम देना है, आपको जो है कम समय में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, पेपर सॉल्व करना होता है। आपको वो कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। तो अगर आप अपने लाइफ़ को अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने जो टाइम है उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप जो है फेलियर कहलाएँगे, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा नहीं और चीज़ों को ऑर्गनाइज़ नहीं कर पाएँगे तो, ठीक है? तो ये होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो नो करिए, अगर है तो येस कीजिए। इसको बाद में आप सीख भी सकते हैं। ये सब जस जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी शुरुआती है। आप अभी जहाँ पर हैं, वहाँ पे ये बात हो रही है। हो सकता है आने वाले समय में ये सारी बातें आप अपने फ़ेवर में येस कर सकते हैं, अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो। ठीक है? अभी आप इस असेसमेंट को पूरा कीजिए, उसके बाद जहाँ पे कमी रहेगी, उस पे फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए, आई एम विलिंग टू गिव अप सोशल लाइफ़, एंटरटेनमेंट एंड कम्फर्ट फॉर दिस गोल। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आपको लगातार पढ़ाई करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त, आपके जो आप हॉटस्टार और इस तरह की जो है प्राइम वीडियोज़, नेटफ्लिक्स ये सब देखते हैं, जो भी एंटरटेनमेंट करते हैं, कई बार उसको बंद करना पड़ेगा। जो आप फालतू समय बिताते हैं गपशप में, उसको बंद करना पड़ेगा। तो क्या आप इसको कई बार आपको शादी-ब्याह इन सब में जाने के लिए समय नहीं मिलेगा। क्या आप ये सब छोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, तो येस कीजिए। आई हैव रिसर्च्ड स्टडी मटेरियल, कोचिंग ऑप्शंस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़। क्या आपने अभी सारा चीज़ रिसर्च किया है? क्या कर रहे हैं? कोचिंग कहाँ से करनी है? कैसे प्रिपरेशन करनी है? अगर आप अभी फ्रेशर हैं, तो अभी तो नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप कुछ आगे बढ़ चुके होंगे, फाउंडेशन कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आपने किया होगा। तो चलिए, मैं कर लेता हूँ यस, ठीक है? तो इस तरह से ये हो गया हमारा तीसरा सेक्शन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस। अभी तक जो हम 3 सेक्शन देखे, उनमें से तीसरा सेक्शन जो आपकी अभी करंट प्रिपरेशन का जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको देखा। उसके बाद आपका मेंटल और इमोशनल रेजिलियंस कैसा है? आपकी मानसिक क्षमता कितनी है? कैसी है? वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो क्या आप हैंडल कर सकते हैं फेलियर को पॉजिटिवली और फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं नए दृढ़ विश्वास के साथ? अगर आप कर सकते हैं, तो यस कीजिए।
क्योंकि कई बार इसमें आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा। आपका कई बार प्रीलिम्स नहीं होगा, फिर मेंस नहीं होगा, कई बार इंटरव्यू नहीं होगा। मैं तो एक ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनका 9 अटेम्प्ट देने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, या फिर जिनका 9 अटेम्प्ट देने के बाद 4 बार इंटरव्यू हो गया है, लेकिन इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी तरह कई स्टेजेज़ में फेलियर आपको फेस करना होता है। जो भी टॉपर्स होते हैं, वो भी कई बार जो है चौथे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है उनका। तो क्या आप उनको पॉजिटिवली अपने जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसको देख कर के फिर से बाउंस बैक करने की आपके अंदर एटीट्यूड है कि नहीं है? अगर है, तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। कई बार होता है कि 1-2 फेलियर में, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, गलत हुआ। जी, हम सब जानते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, पेपर लीक हो गया, बहुत गलत हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आत्महत्या कर लिए। 20 से अधिक छात्र इसमें आत्महत्या कर लिए। कई सारे एग्ज़ाम में ऐसा होता है। एक एग्ज़ाम आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। उसमें आपको मेंटल, इमोशनल रेज़िलियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये बात यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए मेंटर्स जो है ना, वो आपकी सहायता करते हैं। आपको समझाते हैं, आपको सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। आई डोंट गेट ईज़िली डिस्करेज्ड बाय कंपेयरिंग माय सेल्फ विथ अदर्स। कई बार आपको कंपेयर किया जाएगा कि यार देखो, फलानवा का लड़का का तो हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। फलानवा के लड़के का इस एग्ज़ाम में हो गया, उस एग्ज़ाम में हो गया, और देखो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुम तो अभी प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए। इंटरव्यू में भी पहुँच जाते हैं ना, तो यही चीज़ कही जाती है, यार तुम तो अभी कुछ निकाल ही नहीं पाए। चाहे प्रीलिम्स निकला हो, मेंस निकला हो, इंटरव्यू निकला हो, अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो लोग यही बोलेंगे कि भैया तुम्हारा तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या आप कंपेयर से अपने आप को जो है डिस्करेज फ़ील करते हैं? या फिर मोटिवेशन आपको आता है कि यार अ, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और फिर से मेहनत करेंगे, जो गलतियाँ होंगी उसको दूर करेंगे और फिर से नए उत्साह के साथ तैयारी करेंगे और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो कैसा आपका स्टेटस है मेंटल? अगर आप ईज़िली डिस्करेज नहीं होते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। फिर आई हैव स्ट्रेटजीज़ टू मैनेज स्ट्रेस, एंग्जायटी एंड मेंटल हेल्थ। आप कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपके पास है कोई रास्ता तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आई कैन स्टे मोटिवेटेड थ्रू अ लॉन्ग अनसर्टेन जर्नी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कई साल की जर्नी है। अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख सकते, तो फिर नो कीजिए, अदरवाइज़ येस करके आगे बढ़िए। आई डोंट नीड कांस्टेंट एक्सटर्नल वैलिडेशन और अ क्विक रिजल्ट टू स्टे कमिटेड। इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, कई बार लोग आपको बोलेंगे कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तो क्या आप हतोत्साहित हो जाते हैं? आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, आपको अपने गोल में आगे बढ़ने के लिए। अगर होती है, तो भैया नो कीजिए, और नहीं होती है, तो येस कीजिए। क्विक रिज़ल्ट, आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। भैया क्विक रिज़ल्ट का कोई यहाँ पे फ़ॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 साल रगड़ के देने पड़ेंगे, और इसमें भी कोई चांस नहीं है कि आपका हो ही जाए। क्योंकि यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल एग्ज़ाम देते हैं, और उनमें से केवल सिलेक्शन लगभग 1000 का होता है, बाकी लोगों का नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर ऐसा है तो हाँ कीजिए, अदरवाइज़ नो करिए। आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस मल्टीपल अटेम्प्ट्स। वही बात हो गई कि आप मल्टीपल फेलियर फेस करने के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं? अगर हैं तो येस कीजिए। फिर आई कैन मेंटेन फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस। अब चूँकि ये एग्ज़ाम कई सालों का है,
आपको बैठ कर के पढ़ना होता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, इसलिए आपका मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हेल्थ ही सही नहीं है, एनर्जी आपके अंदर आ ही नहीं रही है, तो आप प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएँगे, तो प्रॉब्लम होगा ना। मेन बात यहाँ पे क्या है, आपकी ऊर्जा सही से प्रवाहित हो, आप बढ़िया से पढ़ें और अच्छा आउटकम्स जनरेट करें। यही यही चाहिए ना। आप ये नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप फेल पक्का होंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स टू लीन ऑन ड्यूरिंग टफ टाइम्स। अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली या आपके मेंटर्स आपको सहयोग करें। अगर नहीं है, अगर फ्रेंड्स, फैमिली में आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप मेंटर्स से कनेक्ट करके मेंटर से आपके तैयारी के दौरान क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन करना है, आपसे बात करते हैं, आपको काउंसल करते हैं, आपको सहयोग करते हैं, ताकि आपका मेंटल वेल-बीइंग प्रॉपर्ली हो सके। तो अगर नहीं है, तो ऐसा इकोसिस्टम बनाइए और है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। आई कैन बैलेंस प्रिपरेशन विथ सेल्फ केयर एंड प्रिवेंट बर्नआउट। देखिए, एग्ज़ाम आपके लिए है। एग्ज़ाम आपके लाइफ़ से बड़ी नहीं है। तो अगर अपना सेल्फ केयर आप नहीं कर सकते, तो एग्ज़ाम को कैसे करेंगे? तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए ये वाला सेक्शन हो गया। अब ये है एक और सेक्शन, करियर एक्सपेक्टेशन। ये जो सिविल सर्विसेज़ का जर्नी है, इसमें आपको सेलेक्ट होने के बाद किस टाइप का करियर मिलेगा? जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आपको 20 से अधिक सर्विसेज़ अलॉट हो सकती हैं और इसमें आपका चुनाव नहीं हो सकता कि हमको कौन-सा मिले, क्योंकि ये आपके मार्क्स के आधार पे, आपके रैंक के आधार पे तय की जाती हैं। आपकी कैटेगरीज़ के आधार पे तय की जाती हैं और कोई नहीं जानता कि उनका मार्क्स, उनका कैटेगरीज़, उनका रैंक कितना आएगा। कैटेगरी तो पता है, लेकिन मार्क्स और रैंक्स का नहीं पता होता है कि कैसा और कितना आएगा। तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, तो आपको पेपर वर्क, बहुत सारे पेपर्स को पढ़ने पड़ेंगे, पॉलिसीज़ को देखने पड़ेंगे। आपको 4-5 हज़ार करोड़ के फंड्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उनको सैंक्शन करना पड़ेगा, उनको अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में देना पड़ेगा। आपके अंदर के जो भी लोग हैं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनका ट्रांसफ़र का पेपर, बहुत सारा आपका पेपर वर्क यहाँ पे होने वाला है। आपको बहुत सारे सिस्टमिक डिलेज़ देखने पड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, जो कि आपके ज़िले के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो डिले हो रहा है, इसमें पैसे नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से ज़िले के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसमें डिलेज़ कई बार हो सकते हैं, क्या आप उसको समझते हैं? उसको डील कर सकते हैं? तो इसके लिए फिर येस दबाइए और नहीं तो नो करिए। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड पोस्टिंग थ्रू आउट माय करियर। अगर आप स्टेबल जॉब चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, कि भैया एक जगह हम फिक्स हो जाएँ, हमको ज़्यादा दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, तो भैया ये जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र्स करने पड़ेंगे, पोस्टिंग आपकी अलग-अलग विभाग में होगी, अलग-अलग जगह होगी, जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको पता हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं कि नहीं? अगर हैं, तो येस कीजिए, अदरवाइज़ आगे बढ़िए। आई एक्सेप्ट दैट सैलरीज़ इन सिविल सर्विसेज़ आर लोअर दैन टॉप प्राइवेट सेक्टर्स आर एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, अगर आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स में जाइए, वहाँ पे अगर टॉप लोग होते हैं ना, तो उनकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। जैसे कि आप जो है गूगल के सीईओ को देख लीजिए, उनकी सैलरी कितनी है? हज़ार करोड़ से ज़्यादा है, 2-3 हज़ार करोड़ है। इसी तरह टॉप सीईओज़ को देख लीजिए, 4-500 करोड़, किसी का 50 करोड़, किसी का 100 करोड़, किसी का 150 करोड़, ऐसे होता है। नहीं तो 1 करोड़ तो कम से कम होता ही है। जो उद्यमी होते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है?
यहाँ पे आपको शुरू में जाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए मिलेगा। फिर आगे प्रमोशन होगा, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, हो गया। सैलरी से ज़्यादा इन हैंड नहीं आएगी, लेकिन आपको पर्क्स मिलते हैं, आपको रहने के लिए घर मिलते हैं, आपको काम करने के लिए लोग मिलते हैं। तो क्या आपको वो करोड़ों कमाने हैं, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आप इसकी सैलरी को मानते हैं कि भैया हमको इतने सैलरी में ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर आई अंडरस्टैंड दैट वर्क लाइफ बैलेंस वेरीज़ ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन पोस्टिंग। अगर ये आपको पता है तो यस कीजिए। आई नो दैट नॉट एवरी डिसीजन आई मेक विल बी इम्प्लीमेंटेड स्मूथली। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी स्टेट में आप पोस्टेड हैं, वहाँ पे कोई आप डिसीजन लेते हैं और वहाँ के जो लोकल कर्मचारी हैं, वो आपका विरोध करते हैं। वहाँ पे आप तुरंत सुधार ला रहे हैं कि भैया यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है और इस करप्शन को मैं दूर करूँगा, और लोग आपका विरोध कर देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सोच के गए थे हम तो कलेक्टर हैं, हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपके खिलाफ आवाज़ें बन रही हैं। आप कोई ऐसे डिसीजन ले लिए जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के हितों के लिए नहीं काम कर रही हैं, तो आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। उसके लिए आपके प्रेशर आ सकता है कि भैया इसको हटाओ, इसको मत करो, ये डिसीजन वापस लो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसी भी सिचुएशन आती है। आई एम अवेयर ऑफ पोटेंशियल रिस्क, फिजिकल डेंजर इन अ सर्टेन पोस्टिंग लाइक आईपीएस, डिस्ट्रिक्ट एडमिन। तो इस तरह से आपके सामने रिस्क आ सकता है, जैसे कि अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट, उसमें कई सारे पुलिस अधिकारी को चोटें लगी हैं। तो हो सकता है कोई आतंकवादी आपके क्षेत्र में है, वो आपको गोली से मार दे या फिर कुछ आपके साथ ऐसी घटनाएँ हो जाएँ जो कि आपके लाइफ़ के ऊपर भारी पड़ जाएँ, तो आपको ये सब समझना है कि भई सर्विस में ऐसा भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड दैट करियर प्रोग्रेशन इज़ ग्रेजुअल एंड प्रमोशन टाइमलाइन आर फिक्स्ड। यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइमलाइन है जहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको तुरंत कलेक्टर के रूप में या आईएएस, आईपीएस जो भी अधिकारी होते हैं, तुरंत पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपको पहले ट्रेनिंग के रूप में ले जाया जाएगा, फिर उसमें धीरे-धीरे आपका प्रमोशन होगा। जब आप काम सीख जाएँगे, तो फिर आपको और बड़ी ज़िम्मेदारी, फिर और बड़ी ज़िम्मेदारी, फिर और बड़ी ज़िम्मेदारी। फाइनली आप अगर आईएएस बनते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं, और अगर दूसरे उसमें हैं, तो फिर अलग-अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनते हैं। आईपीएस हैं, तो फिर आपको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग एजेंसियोज़ में उसका हेड बनाया जा सकता है। तो इस तरह से धीरे-धीरे जो भी चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम में एंटर करने से पहले। ठीक है? तो ये बात हो गई। अगर यहाँ पे है, पता है, ये भी है, तो नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए भैया, ये लास्ट, मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा असेसमेंट करना आपके लिए ईज़ी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, मेरे साथ बने रहिए और ये आपके जीवन का एक अमूल्य समय, समय एक ऐसी धरोहर है, समय एक ऐसा चीज़ है जो आपकी लाइफ़ में कभी वापस नहीं आएगा। तो ये आपकी लाइफ़ का सिविल सर्विसेज़ प्रिपरेशन आपकी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। बहुत बड़े डिसीज़न को लेने से पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं, तो फिर समझिए कि आप कुछ गलत फ़ैसला ले लेंगे, और गलत फ़ैसला ले लेंगे, तो आपके सैकड़ों दिन, हज़ारों घंटे ऐसी सर्विस की प्रिपरेशन में चले जाएँगे, जहाँ आप स के लिए सूटेबल नहीं। हो सकता है आप दूसरे करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ हासिल करें। आप अच्छा डॉक्टर बन सकते थे, आप अच्छा इंजीनियर बन सकते थे, आप अच्छा बिज़नेसमैन बन सकते हैं, आप अच्छा सोशल सर्वेंट बन सकते हैं, सोशल सर्विस में जा सकते हैं। लेकिन इसकी तैयारी बिना असेसमेंट के कर दिया और नहीं हुआ, या फिर हो भी गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब इस सर्विस का? इसीलिए ये सब असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है? आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? क्या आपका जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें फाउंडेशनल नॉलेज है, आधारभूत ज्ञान है आपको? इसमें क्या है, हिस्ट्री में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या होता है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में क्या-क्या होता है?
अगर नहीं है, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो नो ही होगा। अगर आप अभी तैयारी में हैं तो आपको पता होगा। आई हैव अ गुड राइटिंग स्किल एंड कैन एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली इन 150 टू 250 वर्ड्स। देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। मेंस में आपको लिखना पड़ता है। अपनी जो बातें हैं, जो आपने पढ़ा है उसको आपको लिख करके इतने शब्दों में टाइमली देना पड़ेगा। तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपनी बातों को स्ट्रक्चरली और बेहतरीन ढंग से। अगर नहीं आता है तो आप मेंस कभी क्लियर ही नहीं कर पाएँगे। और बहुत सारे लोगों का मेंस में कम मार्क्स आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है इसी वजह से, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता है। तो ये बहुत ज़रूरी स्किल है यहाँ पे। अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नहीं है, नहीं पता है, अभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो मेबी नो कर सकते हैं। मैं मान लीजिए यस कर देता हूँ। आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, रिपोर्ट्स एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अभी अ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जो गवर्नमेंट्स के हैं, जैसे बजट है या फिर इकोनॉमिक सर्वे है या फिर यूपीएससी का जो अनाउंसमेंट है, यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए, उसको आप पढ़िए। तो क्या आप उसे समझ पाते हैं? क्या आपको इंग्लिश उतनी आती है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश तो उतना आना चाहिए, इसमें कि आप पढ़ सकें और अपनी बातों को थोड़ा ही सही इंग्लिश में रख सकें, दूसरे की बातों को समझ सकें। इतना तो अंग्रेज़ी आपको आना ही चाहिए। क्योंकि ये जॉब ऐसी है कि आपको इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते। आपको तो इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है? तो ये अगर है तो येस कीजिए। फिर आई हैव अ गुड मेमोरी एंड रिटेंशन कैपेबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको याद भी रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर अच्छी हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। मैं कर देता हूँ मे बी। फिर आई एन्जॉय मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स टुगेदर। जैसे किसी को हिस्ट्री में मज़ा आता है, किसी को ज्योग्राफी में मज़ा आता है, किसी को साइंस में मज़ा आता है। लेकिन आपको अ, सिविल सर्विसेज़ में एक जर्नलिस्ट बनना होता है, स्पेशलिस्ट नहीं। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट को वेटेज देना होता है जितना ज़रूरी होता है। सिलेबस में जितना वो मेंशन होता है। तो ऐसा इसमें नहीं होगा कि आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री ही हिस्ट्री पढ़े जाएँगे, ज्योग्राफी पर और इकोनॉमिक्स पर फ़ोकस नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा है तो नो कर दीजिए, अदरवाइज़ येस कीजिए और यहाँ पे अपना रिज़ल्ट देखिए। तो देखिए भैया, मैंने सभी में यस यस किया था, एक में मे भी किया था, तो हमारा मार्क्स 99 आउट ऑफ 100 आया है, जो कि इसके हिसाब से मैं हाइली सूटेबल हूँ उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और मेरे को कांग्रेचुलेट किया जा रहा है कि सिविल सर्विसेज़ में मल्टीपल डायमेंशंस जो दिए गए हैं, अलग-अलग पर्सनैलिटी, हमारे एटीट्यूड के लिए, हमारी प्रिपरेशन की जो अभी रेडीनेस है, उसको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमको सजेस्ट किया जा रहा है कि भैया एनसीईआरटी फाउंडेशन बिल्ड करो, अपने लिए समय निकालो, अपना ऑप्शनल चूज़ करो और अपने जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेंटर्स हैं, उनसे कनेक्ट करो और अपना एक रूटीन बनाओ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, करंट अफ़ेयर्स को ट्रैक करने के लिए। हो सकता है कि आप इनमें से बहुत सारी चीज़ कर रहे हों, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अब मान लीजिए अगर आपका 80 से 100 के नीचे आ गया, अगर मान लीजिए आपका 60 टू 80 आ गया या फिर 40 टू 60 आ गया या फिर 40 से लेस देन आ गया, लेस देन 40 आ गया आपका, लेस देन 40 ऐसे होगा ना? ठीक है, लेस देन 40 आ गया, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपका लगभग 60 टू 80 और इससे अधिक है, तो आप सूटेबल हैं। अगर आपका 40 टू 60 है और 40 से कम है, तो 40 टू 60 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके एटीट्यूड, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका स्किल है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको इसके अलाइन करने के लिए सब्जेक्ट पे तो फ़ोकस करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एटीट्यूड मैच नहीं कर रहा है, तो बहुत मुश्किल होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और इस एग्ज़ाम में बने रहने के लिए। अगर 40 से कम है,
तो आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को रिफ़ाइन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और आपको एक बेहतरीन मेंटर का सपोर्ट चाहिए इन दोनों कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में यूँ कहें तो। अगर पहला कंडीशन है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और अपने से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेंटर जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनकी सहायता बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है? देखिए, अगर यहाँ पे आपका स्कोर 40 से कम आ रहा है या 50 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिविल सर्विस के लिए योग्य नहीं हैं, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल सेट उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सर्विस है, जो आपको नेशन बिल्डिंग का काम करने के लिए पावर और आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है? गवर्नमेंट सर्विस है। आप जो शासक वर्ग हैं यहाँ के, जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, उनके काम को करने के लिए सपोर्टिव वर्क में आप रहेंगे। आप नेशन बिल्डिंग का काम एक उद्यमी बन कर के, एक डॉक्टर बन कर के, एक वकील बन कर के, एक कवि बन कर के, एक अच्छा लेखक बन कर के, किसी भी एरिया में आप जाएँगे, तो आप नेशन बिल्डिंग का काम कर पाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि आप देश सेवा यहीं से कर पाएँ। ये एक परीक्षा है, ये एक सर्विस है, आपकी ज़िंदगी नहीं। अगर आप फेल भी हो जाते हैं, तो स्वीकार कीजिए। यहाँ पे अगर आप पढ़ने के बावजूद भी हो सकता है कि शुरू में आपका कम आए। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप बेसिक एनसीईआरटी शुरू कीजिए। सबको एक बार मेरा सजेशन ये रहता है कि जो भी युवा हैं, उनको एक बार यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। जो भी पूरा सिलेबस है, एक बार भले ही आपको अधिकारी नहीं बनना है, आपको सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन सीरियसली एक बार इसके सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। इससे आपको देश की इतिहास के बारे में, पॉलिटी, जो राज्य व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, जो देश का समाज है, जो देश दुनिया में चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता होती चलेंगी। आपके अंदर एक एनालिटिकल क्षमता डेवलप होगी। आप चीज़ों को अच्छे से विश्लेषण कर पाएँगे। आप फैक्ट के आधार पर चीज़ों को प्रस्तुत कर पाएँगे। आप एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ इस एग्ज़ाम से निकलेंगे। तो जो इस एग्ज़ाम को नहीं भी देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करें। और तैयारी करने के दौरान अगर आपको लगता है कि यार अब आगे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप दूसरे फ़ील्ड में जाइए, वहाँ पे अपनी स्किल बिल्ड करिए, अपना असेसमेंट कीजिए, अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस ये चेक कीजिए आपके सामने क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ अब हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स अब हैं, वो सब चेक कीजिए और उसके हिसाब से आगे फैसला लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज़ में ही जाएँ तो आप बहुत अच्छा कर पाएँ। इन क्षेत्रों में जाकर के लोग महात्मा गांधी को देख लीजिए, कुमार विश्वास को देख लीजिए, आचार्य प्रशांत को देख लीजिए, कितने सारे ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में कितना बेहतर कर रही हैं। आप अंबानीज़ को देख लीजिए, आप अडानीज़ को देख लीजिए, जितने भी बिज़नेसमैन हैं उनको देख लीजिए, जितने भी सिविल मतलब वैसे जो सोशल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एनजीओज़ में काम कर रहे हैं, उनको देख लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश के विकास में, देश को बेहतर बनाने में बहुत अच्छा योगदान दे पा रहे हैं। देश के किसान को देख लीजिए जो बेहतरीन खेती करते हैं और आपके लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो जैसा आपका यहाँ पे हो, उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे मेंटर से पूर्ण आईएएस मेंटरशिप इसको जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंटर्स जो हैं, आपके चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, आपका रिपोर्ट देखेंगे, किस चीज़ में आपकी कमी है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे एनालाइज़ करके आपका सपोर्ट किया जाएगा, आपका ध्यान दिया जाएगा। तो ये बात है, ठीक है? यहाँ पे एक रिमाइंडर दिया हुआ है कि अगर जो मार्क्ड हैं, मे बी
अगर आप करते हैं अच्छा फ़ील करने के लिए, तो आपका असेसमेंट गलत हो सकता है। सेल्फ डिसेप्शन विल हर्ट ओनली यू इन अ लॉन्ग रन। तो यहाँ पे ईमानदारी से बिल्कुल देना है। अगर आपने गलत भरा है अच्छा महसूस होने के लिए, तो आप रीअसेसमेंट रीटेक कर सकते हैं, और सेव करना है तो अपने असेसमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस असेसमेंट इज अ गाइड नॉट अ वर्डिक्ट, स्कोर कैन इम्प्रूव विथ टाइम एंड एफर्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो स्कोर है वो समय के साथ आपकी मेहनत के आधार पे वो वेरी कर सकता है और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, और आप बेहतर सुटेबल इसमें बन सकते हैं। तो ये सिर्फ एक गाइड है कि यार अभी अपना असेसमेंट करो, किस पानी में हो वो देखो, कितने पानी में हो ये देख लो, ठीक है। तो ये है, इसमें एक पीडीएफ भी है जो ओरिजिनल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल करके यूपीएससी सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, और इसको आप मैन्युअली फिल कर सकते हैं। मैन्युअली फिल करने के बाद जो है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं इसको देखिए, यहाँ पे अलग-अलग अलग-अलग सेक्शन हैं, इनको आप फिल करिए। जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में है, तो आपको प्रिंट आउट करके इसको मैन्युअली समय निकाल कर के आप कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल गाइडेंस भी दिया गया है, आपके मार्क्स के आधार पर, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अलग-अलग मार्क्स के आधार पे आपको अलग-अलग गाइडेंस दिया गया है, आपको सजेशन भी दिया गया है। ये देखिए कि किस मंथ क्या प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे अपने चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, डिसीज़न किस आधार पे लें, अल्टरनेटिव यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपका स्कोर कम आता है। अलग-अलग सेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। नहीं होता तो फिर ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। अब देखिए, लास्ट में क्या दिया हुआ है कि अगर आपका स्कोर बहुत कम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकैपेबल हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप दूसरे करियर में बहुत अच्छा कर पाएँ। तो इससे डीमोटिवेट हतोत्साहित नहीं होना है, सही से एनालाइज़ करना है, काउंसलिंग करवानी है, और जो भी फ़ील्ड है उसमें आप जो है जा सकते हैं। अलग-अलग सेक्टर्स में आप यहाँ पे सूटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पूरा गाइड है, आपके ऐज के हिसाब से कितना टाइम है आपके पास, उसके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये पूरा है। फाइनली और लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सक्सेस इन यूपीएससी डजंट गारंटी हैप्पीनेस, फाइंडिंग द राइट करियर फॉर यू इज़ व्हाट मैटर्स मोस्ट, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी में सक्सेस आपको खुशी ला ही सकती है। जो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, जो आपके एटीट्यूड के हिसाब से, जो आपके स्किल्स के हिसाब से राइट करियर है, अगर आप उसमें जाते हैं, तो फिर आप वहाँ पे अच्छे से कंट्रीब्यूट भी कर पाएँगे और मन से काम भी कर पाएँगे। ठीक है? तो ये रहा, थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इतनी बड़ी परीक्षा को देने का साहस कर पा रहे हैं, तो आपको इत्मीनान से बैठ कर के ये असेसमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए, और एक बार नहीं, कई बार करना चाहिए। अपने मेंटर से डिस्कस करना चाहिए, अपने फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, और हर कुछ इंटरवल में, जैसे मान लीजिए 2-3 महीने के बाद फिर से इस एग्ज़ाम को दीजिए और इस असेसमेंट को दीजिए। अपने टेस्ट को फिर से असेस कीजिए कि क्या यार, क्या सिचुएशन है अभी। तो समय-समय पर इसको देते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि यार इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें वो, ठीक है? तो चलिए, और भी रिसोर्सेज़ आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। फ्री रिसोर्सेज़ यहाँ पे हैं, यूपीएससी का सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं। यूपीएससी के लिए नॉन नेगोशिएबल क्या है, आर्टिकल्स हैं, अ, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। जो इनिशिएटिव्स हैं, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग के लिए, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर करियर के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो करियर सेक्शन में जा कर के करियर के भी उसमें देख सकते हैं। ठीक है?
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।